Welcome everyone to this first podcast of Panipat Institute of Engineering and Technology. And today I have with me Mr. Rakesh Tal sir, who is Vice Chairman of this very esteemed institute. Thanks for doing this, sir. आपने अपने समय में से Most welcome. निकाला हमारे समय. It's an honor to be with you right now, sir. Really. Okay, sir. Actually, मेरा first question यही होगा कि why PITE? आपका कुछ ना कुछ विजन तो रहा होगा ये कॉलेज खोलने से पहले, क्योंकि जब भी हम कुछ ऐसा बड़ा स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं हमें एक स्ट्रॉन्ग वाई चाहिए होता है. तो व्हाट वाज योर वाई? अगर आप एक्चुअली पूछना चाहेंगे कि व्हाई PITE एंड व्हाई आई एम टू दिस एजुकेशन सिस्टम, our family, they were into textiles, and my father also wanted me to get into textiles and do the same kind of stuff which all other family members were doing. So because I had a different background of studying in Panipat also, in Delhi also, and abroad also, and I was primarily been asked to study from abroad so that we can have some kind of good knowledge or in depth of what this foreign buyers behave, and how they make orders, and what kind of demand is there in European countries and in the developed nations. So but when I went over there and saw that there is a lot of difference in the education pattern. So एक आपके दिमाग में होता है कि आप एक बहुत अच्छे इंडिया के रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन से आप ग्रेजुएशन करते हो, इकोनॉमिक ऑनर्स आपने वहां से किया फ्रॉम हंसराज दिल्ली. तो आपके भी होता है कि यस यू हैव डन इट फ्रॉम वेरी गुड इंस्टीट्यूशन, और आप फिर फॉरेन कंट्री जाते हैं पढ़ने के लिए. तो पर वहां पे जाके पता चलता है कि एजुकेशन जो हम हैं अभी 25-30 साल पीछे हैं, राइट. सो काइंड ऑफ द लैब्स व्हिच दे हैड, वो मुझे लगता है कि आज भी अगर हम इंडिया के कॉलेजेस के कंपेयर करें, बिकॉज आई डिड इट इन 97-98, सो उसको अप्रोक्सीमेटली 24 इयर्स हो गए हैं. सो 24 इयर्स के बाद भी अगर मैं कंपेयर करता हूँ चीजों को, तो आई डोंट फील लाइक दैट वी आर एबल टू मैच इट टू अप टू दैट लेवल. तो और आज के दिन में भी अगर हम कुछ गवर्नमेंट के कॉलेजेस या DU के कॉलेजेस जिसके अंदर हमारा यूथ इतनी तरीके से दे आर जस्ट लाइक मैड अबाउट गेटिंग इनटू एनी ऑफ द नॉर्थ कैंपस कॉलेजेस, राइट. तो ऐसा क्यों है, लाइक व्हाई देयर इज सो मच ऑफ डिस्पैरिटी कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को अच्छा नहीं कर पाए. सो देयर वाज अ लॉट ऑफ वॉइड इन इट. सो आई थॉट नाउ द डिफरेंट थिंग्स कि पानीपत से, क्योंकि जब मेरे को पानीपत से मैं जब दिल्ली पढ़ने गया था तभी हमको शॉक लगा था. देयर वाज अ कल्चर शॉक एंड सारी चीजें लगती हैं, क्योंकि आप अपने स्कूल में से निकल के कुछ एक दो बच्चे होते हैं जो नॉर्थ कैंपस के कॉलेज में जाके एडमिशन मिलता है, और वो भी कॉमर्स में या BCom ऑनर्स में, जस्ट लाइक वेरी सॉर्ट आफ्टर कोर्सेज. तो उसके बाद आपको लगा कि यस आप अपने स्कूल में जो भी कुछ हो, बट लेकिन यहाँ पे आके एक बड़ा डिफरेंस महसूस होता है जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते हो. तो फिर ये सोचा कि व्हाई नॉट इन अ स्मॉल टाउन, व्हाई नॉट in city like Panipat, you establish an institution, and then you compete with the best of the colleges, whether it is at national level or international level. So that was a kind of an thing which was there in my mind. और दूसरी चीज जो आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, तो हमने टेक्सटाइल के अंदर भी मैंने काम किया, और उसके अंदर जब मैं गया बाहर, चाहे मैं जर्मनी गया, US गया, या whatever countries I visited, और फिर चाइना गए, तो फिर ये पता लगा कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं टेक्सटाइल में वो इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि वो प्रोडक्ट्स और कोई दूसरा देश नहीं बना रहा है, या बहुत कम कंपटीशन है. जिन चीजों में कंपटीशन है वहां पे आपके चीजों की प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है, राइट. सो और आपके बायर के हाथ में होता है कि आपको कैसे मरोड़ के कान पकड़ के आपसे काम करा लिया जाए, या व्हाटएवर इट इज. सो यू डिडंट हैव दैट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ, दैट मच ऑफ कॉम्पिटिटिव थिंग इन योर हैंड कि आपके पास बाहर चल के आए, राइट. फिर इसलिए हमने सोचा कि हम इंजीनियरिंग कॉलेज बनाएंगे और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग से चीज करेंगे, और हमने तब भी अपने इंजीनियरिंग का कॉलेज का नाम जो था वो हमने पानीपत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड इंजीनियरिंग रखा था, राइट. ताकि मेरे दिमाग में एक बहुत ये कॉन्सेप्ट था कि हम पहले तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को स्ट्रेंथन करें. यहाँ पे जो एक बहुत पुराने तरीके से जो
ओल्ड टेक्नोलॉजी को यूज करके टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, इन चीजों के अंदर हम एक अच्छी टेक्नोलॉजी लाएं और यहाँ के जो टेक्सटाइल के लोग हैं पानीपत में, जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनके बच्चे जरूर पढ़ना चाहेंगे, राइट? कि अगर, क्योंकि हमारे टाइम में अवेलेबिलिटी नहीं थी, कि अगर मेरे को अवेलेबिलिटी होती कि टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में पानीपत में पढ़ने की होती तो शायद मैं इकोनॉमिक्स ना करके पहले टेक्सटाइल इंजीनियरिंग करता और फिर टेक्सटाइल के अंदर चीज करके उसको इनोवेट करके आगे चीजों को बढ़ाता। तो ये एक माइंड में था कि हम पानीपत की जनता को कुछ अलग देंगे और फिर वो कुछ नया बनाएंगे, कि वहां से बाहर से जो रिडंडेंट टेक्नोलॉजी हो जाती है, जो मशीन्स पुरानी हो जाती हैं, वो लाके यहाँ पे लोग एस्टेब्लिश करते हैं, राइट? उसकी जगह पे वो नई टेक्नोलॉजी में काम क्यों नहीं करते, वो नया सिस्टम क्यों नहीं बनाते, वो कम्पीट क्यों नहीं करते विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड? So that was what I thought of while starting, PIT. But later on, when the people came and started asking, you also offer CSC, computer science, or electronics, and all that stuff, then we realized that the people don't, recognize Panipat instead of textile and engineering, with all the engineering and technology courses. Then we changed its name from Panipat Institute of Textile and Engineering to Panipat Institute of Engineering and Technology. So that was, the idea behind that. पॉइंट करूँ कि मुझे थोड़ा सा आपका MBA वाला बैकग्राउंड है, तो मुझे दिखा इस कॉन्वर्सेशन में आपको दो प्रॉब्लम्स थी। आपको देखी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री है हमारे यहाँ पे, लेकिन उतनी रेवोल्यूशनाइज नहीं है। That was the thing and you tried to solve it. Second thing कि यहाँ पे उतना अच्छा इंस्टीट्यूशन नहीं है। ओके, तो मेरा फॉलो अप क्वेश्चन एक्चुअली ये होगा कि ऐसा क्या दिखा आपको बाहर के, आप बाहर पढ़े तो आपको ऐसा क्या दिखा कि यहाँ पे उस चीज की कमी है, कि सिर्फ टेक्नोलॉजी की, या फिर कुछ और भी ऐसा दिखा कि वहाँ पे कल्चर अलग है या फिर कुछ? देखिए, बहुत सारी चीजें होती हैं कि हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज नहीं होती हैं, प्लेटफॉर्म नहीं होता है, बहुत से बच्चे गुमराह होते हैं, वो सही तरीके से उनको एजुकेशन प्रॉपरली नहीं मिल पाती है। और टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस जो थे वो मतलब हरियाणा के अंदर तो बहुत ही कम थे। देयर वाज अ ह्यूज डिमांड फॉर टेक्निकल कोर्सेज एंड ऑल दैट स्टफ, तो देयर वाज अ ह्यूज डिमांड फॉर इट, तो हमें लगा कि ओके फाइन, हमें ये सब चीजें करनी चाहिए, एंड इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ एन एक्सपोजर कि आप उसको चीजों को कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी इंस्टीट्यूशन पहले लोगों ने एस्टैब्लिश किए हुए थे, आई डिडंट फाइंड दैट काइंड ऑफ कि बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एस्टैब्लिश किए हैं, एंड दे आर वर्किंग फॉर द प्लेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, दे आर वर्किंग कि बच्चों को एक अच्छे तरीके से क्वालिटी एजुकेशन मिले और वो कम्पीट कर सके एक नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये सब चीजों की एक कमी थी उस लेवल पे, और जब हमने एस्टैब्लिश किया उसके बाद हमें लगा कि इंस्टीट्यूशंस कुछ कर ही नहीं रहे हैं, right? So they have just opened up the institution, but they are not working for any kind of, ये कारण था कि हमने जैसे एस्टैब्लिश होते ही हमने अपने स्टूडेंट्स को हमने फॉरेन इंटर्नशिप्स के लिए भेजा, right? So we got established in 2006 and 2007 the students were going to Germany for internship. So we were one of the very few institutions in India जो अपने स्टूडेंट्स को बाहर भेजना स्टार्ट किया था इंटर्नशिप पे, and that too free of cost. Right, it was fully sponsored by PIT, ताकि उन बच्चों को जो वहां से जब आते थे करके so that kind of an एक inculcate करते थे, and वो पूरा एक सिस्टम मोटिवेट होता था, the people get a very kind of a different feeling कि yes, एक मैनेजमेंट है, एक कॉलेज है जो आपके ऊपर बिलीव कर रहा है और आपको एक एक्सपोजर दे रहा है, तो ये स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स के अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स लेके आते हैं, और ये सब एक था कि यस, कुछ हम अलग करें, और फिर प्लेसमेंट्स के था, फिर सबसे देखिए क्या, कोई भी इंस्टीट्यूशन एक अच्छा बनाने के लिए आपको जो चीजें चाहिए होते हैं, एक स्टूडेंट्स अच्छे होने चाहिए, एक टीचर्स अच्छे होने चाहिए, और आपके पास जब आप सोचते हैं कि ये हमारा इंस्टीट्यूशन टॉप में जाना जाए, तो उसके लिए दो चीजों की एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। तो पर लेकिन क्या करते हैं कि हम वो बेसिक रिक्वायरमेंट के साथ छेड़खानी करने लग जाते हैं। आप नया इंस्टीट्यूशन है तो आपके पास स्टूडेंट सबसे अच्छे स्टार्टिंग वाले दिन में आ जाएंगे, ये डाउटफुल है, राइट? बट ये तो हो सकता है कि आप टीचर सबसे अच्छे रख लें, वो आपके हाथ में है। अगर टीचर सबसे अच्छे रखने हैं तो देन यू स्टार्ट पेइंग द बेस्ट ऑफ द रेम्यूनरेशन व्हिच इज बीइंग पेड इन एनी ऑफ द टेक्निकल इंस्टीट्यूशन और व्हाटएवर काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन यू आर हैविंग। तो वो चीज तो आप कर सकते हैं। अगर आप वो चीजें करेंगे
तो डेफिनेटली आपका एजुकेशन सिस्टम और जो भी एकेडमिक्स हैं बहुत अच्छी होंगी और उसके साथ में स्टूडेंट्स भी अच्छे आएंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए हमने बहुत कुछ किया कि हमारे पास कैसे स्टूडेंट्स अच्छे आए, क्योंकि पहले होता था कि बहुत से और जो इंजीनियरिंग कॉलेज जो हमसे पहले खुले हुए थे, देयर वर अप्रॉक्सीमेटली 44 इंजीनियरिंग कॉलेज इन हरियाणा ओनली जब हमने कॉलेज खोला। तो अब उसके अंदर ये था कि पानीपत शहर के अंदर भी हम सेकंड चॉइस थे, राइट। तो कोई आपके यार रिलेटिव्स दोस्त होते हैं तो उनके भी कोई कजन सिबलिंग किसी का एडमिशन कराना होता है तो उनकी एक फर्स्ट चॉइस होती थी कि नहीं नहीं हम किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन में कराते हैं। सो दैट वाज काइंड ऑफ एन थिंग व्हेन वी ओपनड अप, राइट। पर लेकिन ये नहीं था कि भाई हमारे को कोई सीट्स की कमी थी, यू नो दे वर लाइक ह्यूज डिमांड। पर लेकिन एक चीज होती है कि व्हाई नॉट फर्स्ट, you know. So then we come up with an kind of an program, a kind of an scholarship program known as Pite Quest. So this was launched in 2008. जब बहुत से इंजीनियरिंग कॉलेजेस में बहुत मोटी मोटी डोनेशन चलती थी एंड ऑल दैट स्टफ, हमने सोचा कि हम अपनी मैनेजमेंट जो सीट्स हैं, सो वी गोना सरेंडर ऑल दिस मैनेजमेंट सीट एंड वी विल गिव इट टू पाइट क्वेस्ट स्टूडेंट्स। और हम बच्चों को फ्री पढ़ाएंगे, 36 स्टूडेंट्स को हम फ्री पढ़ाएंगे और इनकी हम ट्यूशन फी माफ करेंगे। So instead of taking any, what do you say, the benefit of that management quota, we started surrendering all these seats and converting them into a Pite Quest scholarship schemes, ताकि हम एक अच्छे जो talented students हैं उनको recruit कर सकें, हम उनको attract कर सकें अपने पास, and that really worked for us। तो अच्छे अच्छे students हमारे पास आने लगे, जो IITs में जाने वाले students थे वो हमारे पास आने लगे। एंड देन ग्रेजुअली जो हमारे पास सारी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग्स आने लगी, अच्छी अच्छी प्लेसमेंट्स हमारे कैंपस से होने लगी। तो फिर एक अपने आप की एक चेंज जो बनती है वो बननी स्टार्ट हो गई है। एंड नाउ एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू कि बाकी के जो कॉलेजेस हैं दे ऑलमोस्ट डाइड, सो नो वन इज वर्किंग। सो एंड PIT इज नाउ नोन एज वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूशन इन होल नॉर्थ इंडिया। और आपके जो 5 स्टार रेटिंग है जो MHRD ने इनोवेशंस में और रिसर्च में दी है, वो हमारे पास है। दिस ओनली 128 इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया व्हिच हैज गॉट दिस 5 स्टार रेटिंग। एंड अभी बहुत सारे एकोलॉग्स हैं और भी जो चीजें और टाइम एंड अगेन जो इंस्टीट्यूशन रन करता रहा है। सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ टीचर्स, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द स्टूडेंट्स। So I believe if you believe in the concept of giving, believe in concept of providing good platform for the students, तो चीजें automatically चलती है, right? Then you don't have to work in any other directions. जब आपने पूरा कॉन्वर्सेशन किया ना, मुझे एक चीज काफी स्ट्राइक करी कि जैसे कुछ स्टार्टअप भी होता है उसमें यही होता है कि तुम पहले स्टार्ट कर देते हो, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे वर्क इन प्रोग्रेस होता है। एंड सेम विद स्टूडेंट्स एक्चुअली कि स्टूडेंट्स आते हैं, दे आर नॉट वेरी गुड, लेकिन यहाँ पे जो टीचर्स होते हैं वो नहीं बेटर बनाता हो। इट्स ऑलवेज अ वर्क इन प्रोग्रेस। ऐसा नहीं होता कि स्टार्टिंग के दिन में तुम पहले दिन कॉलेज खोल रहे हो तुम नहीं आएंगे स्टूडेंट। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट कि पाइट में मैंने देखा है, मैं पढ़ा हूँ 6-7 महीने हो गए मेरे को, यहाँ पे स्टार्टअप और बिजनेस पे काफी ज्यादा तवज्जो दी जाती है। क्यों? देखिए अभी जो कॉन्सेप्ट है, जो एजुकेशन 4.0 का कॉन्सेप्ट है, एजुकेशन 4.0 का जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज लाइक बीन taken because it's a kind of what do you say, answer to your industrial 4.0 requirements. अभी क्या है कि जब आई एम वेरी कि मैं नेशनलिस्ट, काफी मेरा एक अप्रोच है कि आपने देश के लिए क्या, आप बाहर पढ़ के आपके पास बहुत से ऑफर्स और सिस्टम होता है कि आप बाहर सेटल हो जाएं, राइट, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। तो मेरे दिमाग में हमेशा ये चीजें चलती थी कि यहाँ का बच्चा जो है IITs में पढ़ता है, IIMs में पढ़ता है, फिर वो बाहर जाके सेटल हो जाता है एंड ऑल दैट स्टफ। ये क्यों है? आई हैव बीन टू 40 to 50 the top वर्ल्ड टॉप यूनिवर्सिटीज, राइट, चाहे वो ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, वाटरलू है, ये इन सब चीजों में मैंने घुमा है। And I've been with the government delegations where AICTE chairman is there, with the UGC secretary is there, and all these people coming and उनके साथ मैंने travel किया, सब official जो trips होते हैं। तो इन जब यूनिवर्सिटीज में आप देखते हैं, चीजें देखते हैं, then you can figure it out कि अभी पूरे वर्ल्ड में चल क्या रहा है।
ये एक्चुअली अलाइन भी कर रहा है विजन से, जो ठीक है। गवर्नमेंट का विजन है। यस, तो ये अभी जो गवर्नमेंट का विजन है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये आपके एजुकेशन 4.0 की तरफ मूवमेंट है, राइट? उसका पूरा कंप्लीट आंसर नहीं है, ठीक है? अगर हम एजुकेशन 4.0 के कैरेक्टरिस्टिक्स देखें और हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, तो वो कुछ मैच करते हैं पर सब मैच नहीं करते. So we can say that new education policy is a kind of a system, which is a little bit aligned with education 4.0, if not perfectly aligned. Way forward for education. Exactly. पर लेकिन इंडिया के अंदर इतना भी हो गया तो हम कहेंगे कि yes, it is a good measure and a bold step in the right direction. तो जो हम बात कर रहे थे कि why startups and things, तो क्योंकि अगर इंडिया को जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पहला आया, पहले के अंदर ब्रिटिशर्स ने जो पूरे वर्ल्ड पे राज किया, क्योंकि स्टीम इंजन इन्वेंट हुआ था, स्पिनिंग हुई थी, पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था. तो एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में इतनी ताकत है, उसमें इतनी पावर है कि वो कंट्रीज की इकोनॉमिक पावर, उनका रहन सहन, सब चीजों को बदल देता है, राइट? तो उन्होंने पूरे वर्ल्ड पे राज किया क्योंकि उनके पास इतनी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई थी कि सामान बेचने के लिए बाहर जाना था, और इन रिटर्न उनके पास इतनी वेल्थ जनरेट उनमें हो गई थी कि दे वर एबल टू मैनेज अ गुड आर्मी एंड देन दे कैन रूल द होल वर्ल्ड. इंडिया कभी जो सोने की चिड़िया कहलाई जाती थी, वो अंग्रेजों के गुलाम बन के बैठ गई. तो उसके बाद जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट हुई, या उसके बाद जो आपके टेलीकम्युनिकेशंस, कंप्यूटर्स और फिर इंटरनेट आए, इन्होंने भी सब लोगों का सोचना, काम करने का तरीका और पढ़ने के तरीकों पे बहुत बदलाव आए. तो अब जो कंट्रीज, जो पहले ब्रिटिशर्स जो टॉप पे थे उस टाइम जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1 हुआ, तो क्या आज भी ब्रिटिशर्स टॉप पे हैं? नहीं है, राइट? आज अमेरिका है तो चाइना उसको कम्पीट कर रहा है. तो व्हाई द सिचुएशन आर कीप ऑन चेंजिंग, राइट? एक टाइम था जब आपने देखा होगा कि यूरोपियन में जर्मनी बहुत ऊपर आ गया था, राइट? सो दैट वाज अ टाइम व्हेन इलेक्ट्रिसिटी वाज इन्वेंटेड, राइट? तो जब इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंशन के बाद जो चीजें हुई, तो जापान एंड जर्मनी, they were rising as in global powers. But what after 1950s and things like that, 1950s के बाद 1960s के अंदर जो आपका कंप्यूटर्स, आईटी और इन टेलीकम्युनिकेशंस के अंदर डेवलपमेंट हुई, so then you could see that some other countries rose, like इसके अंदर आपको जापान की दोबारा से रीग्रोथ हुई, राइट? कुछ यूरोपियन कंट्रीज उसमें ग्रो हुए, देन अमेरिका, ठीक है ना? अमेरिका का जो कंप्यूटर्स और आईटी के साथ जो रहा, सो दैट टुक इट इन अ डिफरेंट लेवल. तो अब यही चीजें हैं कि अगर इंडिया को भी अगर आगे जाना है, तो इंडिया अब इनकी कोई पुरानी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके बनाएगा, उस पर चल के उनसे आगे निकल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता. सो इट हैज टू टेक द हेल्प ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी, दैट इज एआई, राइट? जो आपकी इंडस्ट्रियल 4.0 है. अगर आप एआई इमर्जिंग एरियाज में, चाहे डाटा साइंस है, आपके एआई है, गेमिंग टेक्नोलॉजी है, सो अब इन एआर वीआर है, इन सब चीजों के अंदर अगर कुछ करेगा इंडिया, तो डेफिनेटली देयर इज ए गुड चांस कि इंडिया आगे जाए और वो सुपर पावर बने. और उन चीजों के लिए क्या है कि जब आप एक नए एरिया के अंदर एंगेज होते हो, तो कोई आपके पास मल्टीनेशनल कंपनीज नहीं होगी जो आपको हायर करेगी नए एरियाज में. देन यू हैव टू रिलाई ऑन दीज स्टार्टअप्स, दीज इनोवेशंस, राइट? दिस काइंड ऑफ एन इंक्यूबेशन सेंटर्स. अब इंक्यूबेशन सेंटर्स के लिए इंडिया के अंदर अप्रोक्सीमेटली 40 एक्सेलरेटर्स अवेलेबल है. और जो मतलब वर्ल्ड स्केल पे देखें तो इन एक्सेलरेटर्स का या इंक्यूबेशन सेंटर्स का अभी कोई बहुत ज्यादा वैल्यू या कंट्रीब्यूशन अभी निकल के सामने नहीं आ रहा है, बट लेकिन द पीपल हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग द वैल्यू ऑफ ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स, राइट? तो इसी चीज के लिए हमने पहले यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कले के साथ टाइप किया था स्मार्ट सिटी एक्सेलरेटर प्रोग्राम के लिए. तो हमें लगा कि यस, वी हैव टाइड अप विद एन इंटरनेशनल वन ऑफ द टॉप द मोस्ट इनोवेटिव यूनिवर्सिटीज, राइट? तो एक चीजें करते हैं, तो फिर हमें लगा कि देयर इज अ गैप आल्सो, व्हाई डोंट वी स्टार्ट विद सम काइंड ऑफ एन इंडियन सिस्टम फर्स्ट, ताकि फिर हमने एक यहाँ पे इंडिया के जो टॉप मोस्ट एक्सेलरेटर है, इंडिया एक्सेलरेटर, सो आई वेंट देयर एंड सो एवरीथिंग दैट बहुत अच्छे से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. तो फिर हमने उनके साथ एमओयू किया. सो नाउ इवन द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैव गिवन लेक्चर्स
about innovations, about startup and all that stuff कि funding कैसे होती है, कैसे क्या बनाना है. Then we got into the process of making the biggest, startup incubation center. फिर हमने approximately like 40,000 square feet area, which is gonna cost us more than 20 crores. तो हमने instead of opening new courses in that particular domain, we thought okay fine कि आपको पहले जो भी आप चीजें कर रहे हैं उसको आप अंजाम तक पहुंचाएं. और उस चीज के लिए सबसे आपके एक जो बच्चे सोचते हैं कि मैंने यूनिवर्सिटी के एग्जाम क्लियर कर दिए, मैंने डिग्री बहुत अच्छे से हासिल कर ली है, सो वो क्या उससे क्या करेंगे, राइट? अनलेस एंड अनटिल स्टूडेंट के पास वो एक्सपोजर नहीं है किस तरह से काम करना है, और उसके पास जो इंडस्ट्री में भी हो रहा है, ठीक है, उनका एक्सपोजर भी चाहिए. तो तभी हमने स्टार्टअप इंक्यूबेशन के साथ हमने को-वर्किंग स्पेस की अरेंजमेंट की कि हम जितने भी इमर्जिंग एरियाज के अंदर जो नई कंपनीज हैं उनको यहाँ पे बुलाएं, उनको इनवाइट करें एंड उनको फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेस ऑफर करें, राइट? ताकि हमारे बच्चों को एक नई टेक्नोलॉजी में काम करने का एक्सपीरियंस मिले, उन लोगों को इंटर्न्स मिले. और जो एक हमारे यहाँ एजुकेशन में दिखावा चलता है, दिखावा किस चीज का होता है कि भाई आपने इंटर्नशिप करनी है, इंटर्नशिप के लिए बच्चा जाता है, सर्टिफिकेट बनवा के खरीदवा के लेके आ जाता है, ठीक है, वो टीचर्स को दे देता है क्योंकि टीचर्स कहते हैं हमारे पास रिक्वायरमेंट है, बच्चा कहता है जी मैं लेके आ गया, राइट? तो उससे फायदा क्या हुआ, लर्निंग क्या हुई? ये किस लिए बनाया गया है, राइट? ये एक लर्निंग के लिए बनाया गया है. अगर ये जो चीजें हैं, इंटर्नशिप है आपकी लर्निंग के लिए, ठीक है. बहुत सी यूनिवर्सिटीज में मैंने देखा है 2 महीने पढ़ाते हैं, 2 महीने वो इंडस्ट्री में जाके काम करते हैं, इंडस्ट्री से जो लर्निंग लेके आते हैं उसके हिसाब से करिकुलम को रिडिजाइन किया जाता है ताकि वो उसके अंदर से और आगे फर्दर लर्निंग कर लें. इसको हम को-ऑप कहते हैं, को-ऑप, राइट? तो अब जब तक आपको अब चीजों को मालूम ही नहीं है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हाउ द वर्ल्ड इज रिएक्टिंग विद द रिक्वायरमेंट्स, तब तक बहुत मुश्किल है कि हम एक बच्चों को अच्छी एक एजुकेशन दे पाएंगे. तो पर लेकिन हमारा जो पीआईटी के अंदर एक ये विजन है, ये मिशन है कि हम बच्चों को उनके मुकाम तक पहुंचाएं. और हम हमेशा से बच्चों को ये मोटिवेट करते हैं कि आप जॉब रेडी होने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू बी एज अ जॉब क्रिएटर. सो दैट शुड बी द मंत्रा. तो जो आगे है, तो और जॉब क्रिएटर बनने के लिए आपको एक कॉन्फिडेंस इंस्टिल करना होता है, आपको एक्सपोजर और प्लेटफॉर्म चाहिए होता है. यू नीड टू नो व्हाट आर द बेस्ट टेक्नोलॉजीज अवेलेबल एंड गैप्स कहाँ हैं. एक जो बिजनेस मॉडल है, बिजनेस मॉडलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक एक आपके पास एक बिजनेस सेंस नहीं आती है, और उस चीज के लिए आपको क्या होता है, एक मल्टी डिसिप्लिनरी एक कैंपस होना चाहिए. तो तभी हमने एक, जैसे अभी डिग्री कॉलेज भी हमने खोला. कई लोग कहेंगे जी ये इंजीनियरिंग के अंदर ये डिग्री कॉलेज कहाँ से आ गया, वाई इकोनॉमिक ऑनर्स, वाई बीकॉम ऑनर्स, वाई मैथ्स ऑनर्स, वाई मास कम्युनिकेशन, वाई बैचलर्स इन फैशन डिजाइनिंग एंड ऑल दैट स्टफ. तो ये सब चीजें हैं बिकॉज इनका एक कॉम्बिनेशन है, एक ग्रुप, एक टीम चाहिए, कोलैबोरेटर्स चाहिए, राइट? क्योंकि इनोवेशन आपको हर चीज में चाहिए. आप सिर्फ एक चीज के अंदर इनोवेशन करके आगे नहीं बढ़ सकते. इफ अगर देश को आगे बढ़ाना है तो सबको अपने कदम आगे बढ़ने पड़ेंगे. जितनी भी चीजें हो रही हैं उन सब चीजों के अंदर आपके पास एक एडवांसमेंट होनी चाहिए, राइट? ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर एक कार के आगे के 2 पहिए आपने ठीक कर दिए तो कार आपकी तेज चलने लगेगी, ऐसा नहीं होने वाला है. अगर आपको कार को पूरा चलाना है तो उसके चारों पहिए चलने चाहिए, उसका इंजन दुरुस्त होना चाहिए, उसका स्टीयरिंग दुरुस्त होना चाहिए. सो यू हैव टू ओवरहोल द सिस्टम, राइट? फॉर दैट यू नीड टू हैव मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम इन प्लेस, जहां पे सब बच्चे बैठे, चर्चा करें, वैलिडेट करें, आइडिएट करें, इनोवेट करें, और फिर उस चीज को फैसिलिटेट करने के लिए आपके पास वो लिंकेजेस अवेलेबल होने चाहिए. सो ये हम पूरा एक कंप्लीट पैकेज. तो इस चीज के लिए हमें 3-4 साल लगे हैं इस पूरे प्रोसेस को यहाँ तक लेके आने में. और अभी जो हमारे 5-6 महीने और हैं जो बड़े क्रूशियल हैं, बिकॉज अभी इसी तरीके से जाते हैं तो फिर आपको एक जो गवर्नमेंट भी आपको आपको एक्नॉलेज करती है. और हमें पूरे 8 स्टेट्स जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं, 8 स्टेट्स, सो 8 स्टेट्स में से वी आर द ओनली इंस्टीट्यूशन. आप अगर इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सब मिला लें तो एक आइडिया लैब जो है अराउंड 55 लाख रुपीस की हमें AICTE से अवार्ड हुई है. सो दो इट इज द अमाउंट इज वेरी लेस, राइट? But it will definitely act as a very, what do you say, morale booster for us. Yes, your, work has been appreciated and acknowledged. और क्योंकि because हमें तो 20 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जो हम आइडिया लैब एंड स्टार्टअप इंक्यूबेशन के अंदर हम कर ही रहे हैं, right? But it definitely helps you in, getting there.
यस, क्योंकि बच्चों का जो आइडिया है, क्योंकि हम स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन भी जैसे हमारे यहाँ पे होता रहा, अभी टैकोथॉन हुआ, हमने देखा कि उसके अंदर बच्चों के आइडियाज आते हैं, पर वो आइडियाज आने के बाद क्या होता है, दे डाई ओवर देयर, हाँ यही हुआ। राइट। तो एक आइडिएशन होती है, आइडिएशन के बाद की जो चेन है वो आगे नहीं बन पाती। सो इवन आई हैड टॉक विद AICTE चेयरमैन अबाउट इट कि सर इन चीजों के लिए आगे भी तो कुछ होना चाहिए, ठीक है, नहीं आइडिया यहाँ पे खत्म हो रहे हैं। हमारे पास 40 टीम्स आई थी, 40 टीम्स में इंटरेक्टेड, और उनमें से कितनी टीम जीती भी, तो उनके क्या हुआ आगे, whether that ideas got converted into some kind of a real products or projects, राइट। तो उस चीज के लिए आपको ये सब फैसिलिटी चाहिए, जहां पे प्रोटोटाइप बना सके, जहां पे पूरा बिजनेस प्लान अवेलेबल हो, जिसमें उसको लॉन्च किया जा सके, उसकी मार्केटिंग की जा सके, उसकी फंडिंग मिल सके, यू नो ऑल दैट स्टफ। तो जैसे एक होता है ना, एक आपका इंक्यूबेशन, जैसे बच्चे को भी बड़ा करते हैं, तो उसी तरीके से इन सब चीजों के लिए एक सिस्टम चाहिए। तो दिस इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। और इंडिया तभी प्रगति कर सकेगा, इंडिया तभी आगे जा सकेगा जब दुनिया भर के हमारे यहाँ से स्टार्टअप्स निकलेंगे। जब एक फेसबुक निकल सकता है, एक इंस्टाग्राम निकल सकता है, गूगल निकल सकता है, एक माइक्रोसॉफ्ट निकल सकता है, सो व्हाई नॉट ए न्यू स्टार्टअप फ्रॉम PIT। एक्चुअली मेरा ना कल ही अपने दोस्त के साथ एक कॉन्वर्सेशन हो रहा था कि लाइक कैसे इंडिया में सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन है, और इसके चक्कर में गवर्नमेंट काफी ज्यादा जोर दे रही है इस चीज पे कि लाइक बिजनेस भी बहुत करे। और लाइक मुझे इस कॉन्वर्सेशन के बाद लाइक काफी ज्यादा क्लियरेंस मिल गया उस चीज पे, थैंक्स फॉर दैट। एंड प्लस देयर वाज वन थिंग यू टोल्ड अबाउट कि लाइक मल्टी फैसेटेड होना चाहिए बंदा, क्योंकि मुझे लगता है कि फ्यूचर में ऑब्वियसली हर चीज टेक्नोलॉजी से जुड़ेगी, चाहे वो टेक्सटाइल क्यों ना हो, वो कहीं ना कहीं जुड़ेगी। तो लाइक दिस आई थिंक ये एक तरह से बच्चों को इस चीज में भी हेल्प करता है कि लाइक कैसे बहुत सारे अलग अलग तरह के आइडियाज जो लगते भी नहीं कि लाइक साथ में जुड़ जाएंगे, उनको साथ में लाने में लाइक काफी हेल्प करेगा। बट देयर वाज वन थिंग आपने जो बोली कि लाइक टेक्नोलॉजी की, व्हाट आर द टेक्नोलॉजी यू थिंक कि लाइक फ्यूचर में काफी लाइक ग्रोथ करने वाली है? देखिए, आपकी सबकी इनकी सबकी रिपोर्ट्स अवेलेबल है। आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे जाएंगे या साइट्स हैं बहुत सारी, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि what all the technologies which are going to change in 4 years, 5 years or 10 years down the line। सबसे ज्यादा अभी जैसे IoT है, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, definitely this education 4.0 is driven by the requirements of AI, right? AI, data science। so सब कुछ जो अवेलेबल, जो भी कुछ चलने वाला है, आने वाला, वो डाटा के ऊपर है। जिस कंट्री के पास एक्सेस टू डाटा है, राइट, सो that country is gonna do wonders। अगर हम इस चीज को देखें, लाइक इंडिया के पास डेटा तो बहुत है क्योंकि लोग बहुत है। देखिए क्या डाटा जो है, इंडिया के पास जो डाटा है, डाटा इज बीन कंट्रोल्ड बाय ईदर अमेरिका और चाइना, एज ऑफ राइट। आपकी जितनी भी सोशल साइट्स हैं, राइट, तो आपकी सारी सोशल साइट्स हैं सब आपकी या तो वो US की है, राइट, या फिर वो चाइना की है, ठीक है। जो US की साइट्स हैं वो चाइना में नहीं चलती हैं। सो चाइना ने अपना सारा जो भी डेटा है वो अपना सिक्योर किया है, ठीक है। अमेरिका का जो सुप्रीमेसी है, ठीक है ना, वो सारे डेटा को कंट्रोल करने की है, ठीक है। तो अमेरिका इज इन वेरी डोमिनेंट पोजीशन इन दैट पर्टिकुलर रिस्पेक्ट। बट अब इंडिया के अंदर आप फेसबुक पे भी जाते हैं, आप ट्विटर पे भी जाते हैं, आप इंस्टा पे भी जाते हैं, आप Pinterest पे उस पे भी जाते हैं, आप whatever, like Snapchat, whatever it is, so everything is being controlled by foreign multinationals, right? इंडिया के पास कोई है ऐसी चीजें नहीं है। आपके क्रेडिट कार्ड्स हैं, ठीक है ना, और सारी चीजें हैं आपकी, वो भी सब इंटरनेशनल सिस्टम की है। सो आपके पास जितने भी गेटवेज हैं, आप पेमेंट करते हैं और चीजें करते हैं। सो सी लाइक फ्रॉम वेयर, लाइक आपके पास डेटा कहाँ है, आपकी हर चीज के ऊपर नजर है किसी दूसरी मल्टीनेशनल कंपनी की, किसी दूसरे देश की, राइट। तो आपके पास आपका प्रोडक्ट कैसे बिकेगा, आप आगे कैसे चलेंगे, ठीक है। पहले तो हमको इन सब चीजों को कंट्रोल करना पड़ेगा कि हम इन चीजों को कैसे अपने तक रोकें। और इस चीज के लिए आपको यूथ को एम्पावर करना है, यूथ को वो सुविधाएं देनी है, यूथ को वो सिस्टम कॉन्फिडेंस देना है सबसे पहले कि यस वी आर विद यू। किसी को 10 लाख की कोई फाइनेंसिंग की जरूरत है, किसी को 50 लाख की जरूरत है, तो बच्चों को भी वो नहीं मिल पाती है बिकॉज ऑफ सर्टेन ब्लॉकेज। एंड देन पेरेंट्स आल्सो डोंट बिलीव इन देयर किड्स कि ये नई टेक्नोलॉजी पे जाके पैसे ना खराब करते,
राइट तो बच्चों पे कौन विश्वास करेगा? अगर हम भी एडमिशन ले रहे हैं और हम उनको घर वालों को बता रहे हैं कि लाइक AIML में ले रहे हैं या फिर Yes. ADMS में ले रहे हैं, यस उन्हें तो नहीं पता ना, उन्हें उन्हें तो यस पता है कि कंप्यूटर है। यस जैसे अगर हम कोई भी नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर एक स्टार्टअप भी खोल रहे हैं या फिर हम क्लास बंक करके कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें एक आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है रिस्क टेकिंग। व्हाट डू यू थिंक कि लाइक रिस्क टेकिंग का क्या रोल है एक स्टूडेंट की लाइफ में? देखिए रिस्क टेकिंग आप किस चीज को लेते हैं, किस चीज को मानते हैं कि एक स्टार्टअप से अगर आप रिस्क को जोड़ के देखना चाहते हैं, या बच्चा सोचता है कि देखिए क्या होता है, रिस्क क्या है? कोई भी चीज आप नहीं करते जिसके आपको पहले से एक 100% श्योरिटी वाले रिजल्ट्स नहीं होते, जहां पे राइट जहां पे आपको कुछ और करके दिखाना होता है, कुछ अलग से करके दिखाना होता है, तो वहां पे कुछ ना कुछ रिस्क एसोसिएटेड होता है। जहां पे आउटकम्स वेल डिफाइंड नहीं है, वहां पे हम सोचते हैं कि देयर इज अ रिस्क इन्वॉल्व। बट नाउ अगर आप एक सही डायरेक्शन चुनते हैं, राइट, देन दिस काइंड ऑफ रिस्क इज अ वेरी कैलकुलेटेड रिस्क, राइट। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जब आपको पता है ना कि अगर आप देखिए क्या है, जो चीजें आपकी जनरेशन से करते आ रहे हैं लोग, I would say now these things have become more risky in comparison in working in the uncharted zones या untraveled zones. Now I would say the definition has changed. If you still persist with going with the same kind of an destination which hundreds and thousands and lakhs of people have traveled, you will end up in a very risky place. राइट आप आजकल लगता है कि ये इतने सारे लोग जा रहे हैं तो शायद मैं वहां पे सेफ होऊंगा। आप ज्यादा लोग जा रहे हैं तभी रिस्की है, बिकॉज देयर इज नो डिमांड इन दैट पर्टिकुलर प्लेस। अगर आप एक ऐसी नई चीजों में जाते हो, डेफिनेटली यू विल हैव योर ओन डिमांड, यू विल हैव योर ओन वैल्यू, तो आपको वहां जाना चाहिए। आई वुड से जस्ट ट्रेवल द अनट्रेवल्ड टेरिटरी, ठीक है, दैट इज लेस रिस्की, दैट इज लॉट ऑफ पोटेंशियल, right, and very less chance of a failure. I would just like to add कि like outdated भी तो हो ही जाएगा चीज, तो obviously वो risky हो जाएगा। अगर हम वही पुरानी चीजें करने जा रहे हैं तो वो obviously outdated है। तभी मैं कह रहा हूँ वो रिस्की है। अब मैं जो मैं रिस्की की जो डेफिनेशन है मैं उसको चेंज कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा कि जो पहले क्या होता था कि जो सब लोग कर रहे हैं, जहाँ पे एक पैटर्न डिसाइड होता है कि हाँ ये कर लो ऐसा हो जाएगा, लाइफ सेटल हो जाएगी, राइट, वो क्या करते हैं कि ऐसा कर लो ऐसा कर लो, लाइफ सेटल हो जाएगी, राइट, तो उसका कोई फायदा नहीं है। आप जैसे बैंक में भी है, अगर आप 6% 7% का अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है तो वो कोई आपका सेफ चीज थोड़ी ना है, ठीक है। आपका इन्फ्लेशन इज मोर देन व्हाट यू गेट आउट ऑफ द काइंड ऑफ इंटरेस्ट आपको बैंक से मिलता है, तो आपको कोई वो सेफ थोड़ी ना है, ठीक है ना। तो आपको कहेंगे कि आपसे ज्यादा कोई बेवकूफ इंसान नहीं है कि आप पैसा कहाँ लगा रहे हो, ठीक है ना। आपकी जो सेफ्टी है, तो सेफ्टी किस चीज की सेफ्टी है? इफ यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि आपने जो अपनी इन्वेस्टमेंट की है उसका रिटर्न क्या है, ठीक है, तो उसका फैक्टर इन तो करेंगे ना आप, उसके अंदर अपनी सब चीजों को फैक्टर इन करेंगे। आप बड़े हो रहे हैं, आपको पेंशन की आगे आगे आप काम नहीं करेंगे तो आपका पैसा आपके पास कहाँ से आएगा? आपने में जो पैसा था आपने उठा के बैंक में डाल दिया, तो बैंक आपको जो इंटरेस्ट पे चीजें देगा, सो दैट इज गुड इनफ टू फंड योर रिक्वायरमेंट्स? नो, सो यू आर लैंडिंग अप इन अ रिस्की पोजीशन, राइट। तो आपको किस तरह से सोच समझ के कहाँ पे उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, आपको उस चीज के लिए नॉलेज गैदर करनी पड़ेगी। नाउ हैविंग दैट काइंड ऑफ नॉलेज, एक्सेस टू नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आप अब जुआ सट्टा नहीं लगा सकते, राइट, आपको समझना पड़ेगा। यू नीड टू बी अवेयर ऑफ द थिंग्स, यू कैन नॉट जस्ट से ओके फाइन आई जस्ट डन इट विदाउट नोइंग इट, यू कैन नॉट डू दैट। सो द मेन थिंग इज access to knowledge and information, right, that changes the risk into opportunities and reward and profits and things like that. तो जो पहले होता था कि हम बिना देखे काम करते थे, now that is gone. So इसको अगर मैं समराइज करूं तो not taking risk is more riskier than taking a risk right now. yes, like थोड़ा सा rhetorical sound करता है लेकिन बहुत important चीज है। exactly. प्लस में सर मेरे को ये जानना था कि लाइक आपने अभी कहा इन्फॉर्मेशन वाली बात, करंट जनरेशन has lot of information and lot of resources. Yeah. इसके अपने नुकसान भी है। Yeah.
तो आपको क्या फर्क दिखता है अपने टाइम पे? लाइक आपने अपनी एजुकेशन काफी पहले कंप्लीट की और अभी के जो स्टूडेंट्स हैं उसमें क्या फर्क दिखता है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, हमने जब ग्रेजुएशन की तो हमारे पास कोई इंटरनेट, ईमेल कुछ भी नहीं होता था. सो आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन 97. तो 97 में अपनी ग्रेजुएशन करके जब हम, जैसे मैंने बताया, व्हेन आई वेंट टू यूके, फर्स्ट टाइम हमको वहां पे जाके एक ईमेल अकाउंट मिला और हमें इंटरनेट का पता चला ये इंटरनेट होता है, राइट. तो यू नो इट वाज वेरी डिफरेंट डे फॉर अस. अरे यार ये ईमेल मिला. आई जस्ट कॉल्ड मेनी फ्रेंड्स आउट हियर इन इंडिया कि भाई देखो इंडिया में कहीं ईमेल का तुम एक्सेस कर सकते हो, मुझे ईमेल भेजनी है तुम्हें, मैं कैसे भेज सकता हूँ? तुम ऐसे ऐसे मेल बनाओ, ये चीजें करो कि हाँ भाई यहाँ पे साइबर कैफे कुछ दिल्ली में खुले थे 97 में. तो कुछ साइबर कैफेज जो थे दिल्ली में खुले थे, वो भी पॉश एरियाज में जहाँ पे कुछ अवेलेबिलिटी थी, कुछ साइबर कैफेज थे. तो इवेंचुअली 98 के अंदर काफी हो गए थे, बट 97 में बहुत ही कम चीजें थी. तो हमारे पास एक्सेस टू इंफॉर्मेशन की जो बात करें, अगर हम कॉलेज के लेवल में देखें तो वी हैव टू रिलाई ऑन टीचर्स ओनली. ठीक है ना. हम तो टीचर्स का इंतजार करते थे कि टीचर आएगा, हमारे पास वो क्वेश्चन होता था तो हम क्वेश्चन फ्रेम करके रखते थे कि टीचर इज गोना, प्रोफेसर इज गोना बी इन द क्लास, वी कैन नॉट अफोर्ड टू मिस द क्लास. ठीक है. आई यूज्ड टू स्टे इन दिल्ली, पर लेकिन कोई भी, मैं पानीपत अगर आ जाता था तो कभी एक पीरियड भी होता था किसी एक प्रोफेसर का, सो देन आई हैड टू ट्रेवल फ्रॉम ए रोडवेज बस टू दिल्ली यूनिवर्सिटी स्पेशल लेके कॉलेज पहुंचते थे, एक लेक्चर लेते थे, वापस आते थे अगर हमारे पास अगले दिन छुट्टी है या कुछ और है. सो दैट वाज द काइंड ऑफ एन एक हमारे पास एक क्यूरियोसिटी होती थी, एक चीज होती थी कि यस यू नीड टू बी देयर इन द क्लास. अगर वो क्लास मिस होगी तो किससे पढ़ेंगे? ठीक है ना. ये चीज हमें लेक्चर कहाँ से मिलेगा? बिकॉज हमारे पास कोई इंटरनेट या सिस्टम या ट्यूशन या कोई चीजें हम नहीं करते थे, राइट. सो दैट वाज द ओनली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. ठीक है. अब बच्चे के पास एवरीथिंग इज देयर, ब्रांडेड नोट पे भी है, रिकॉर्डेड फॉर्म भी है, बहुत से अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स की नोटिंग्स भी मिल जाती हैं और सब चीजें मिल जाती है. सो दैट नाउ यू डोंट रिक्वायर a professor for delivery of the lecture, right? Now there is a different game set. Now what do you require? Why you require a professor, right? The professor role has changed from what do you say, information giving to facilitator, right? अब बच्चे आपस में बात करेंगे, आइडियाज को वैलिडेट करेंगे. यू गोना कम टू कॉलेज not to hear out what the professor is saying in the class. You are here to interact with your friends. You are here to interact with the teachers. You are here to validate your ideas. कि मैंने ये सोचा, तुमने क्या सोचा? मैंने ये किताब पढ़ी, तुमने कौन सी किताब पढ़ी? अब इस चीज के लिए हम जो अपने स्टार्टअप इंक्यूबेशन में वी आर मेकिंग स्मॉल कैबिन्स ऑफ लाइक 8 सीटर्स, 10 सीटर, 20 सीटर्स. इसके अंदर बच्चे बैठ के इंटरेक्ट कर सकेंगे और आपकी क्लासेस भी ऐसी ही बन रही हैं सब, राइट. फिर आपकी जो लाइब्रेरी है दैट इज आल्सो बीन कन्वर्टेड इनटू कोलैबोरेटिव लर्निंग स्पेसेस, राइट. जहां पे इसी तरीके के जो आपके स्पेसेस मिलेंगे विच यू कैन बुक कर सकते हैं और आप उनमें जाके चर्चा कर सकते हैं. सो देयर विल बी नो वन विल बी स्टॉपिंग यू बी साइलेंट, राइट. सो लाइब्रेरी इज गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्म्ड, राइट. तो आपके पास जो चीजें हैं, बिकॉज हम बात करते हैं कि लर्निंग टेक प्लेस आउटसाइड द क्लास, इसका मतलब ही यही है कि आउटसाइड द क्लास लर्निंग क्यों होती है? बिकॉज यू इंटरेक्ट, आप अपने दिमाग को एक्टिवेट कर लेते हो. क्लास में यू बीन स्नप्ड, नो यू कैन नॉट स्पीक, राइट. सो दैट इज अ प्रॉब्लम. सो वी आर मेकिंग द inside the class interactive, so the learning will take place inside the class also. पिन पॉइंट करना चाहूंगा इस चीज को, जो लर्निंग कर्व है जो आपके टाइम पे था वो थोड़ा लाइक टीचर स्टूडेंट ओरिएंटेड था, अब ये चेंज होकर स्टूडेंट ओरिएंटेड होता है. Student and teacher, they all become co-learners, right? They are equal contributors now. Equal contributors, perfect, right? So they are learning from each other, right? Because everyone has access to information, right? Now the thing is, what is right, what is not right, and how to use it, how to connect the dots. So that is more important, right? How to validate it, how to go further, and in which area interests you more, and where you want to get more expertise. Now that depends on you. Then you have to choose in which area you want to go. आने वाले टाइम में curriculum यूनिवर्सिटी डिफाइन नहीं करेगा, इंस्टीट्यूशन डिफाइन नहीं करेगा, स्टूडेंट डिफाइन करेगा. स्टूडेंट कहेगा जी मुझे ये पढ़ना है, ओके फाइन. सो देयर इज अ पर्सन हु कैन असिस्ट यू इन दिस, राइट. दिस इज अ मेंटर, वी कैन असिस्ट यू इन दिस, राइट. बट यू हैव टू स्टडी ऑन योर ओन, you have to experiment on your own, right? So self study and collaboration,
सेल्फ स्टडी, कोलैबोरेशन, आइडिया वैलिडेशन, सिस्टम, इस तरह से चीजें चलेंगी और इसी तरीके से इनोवेशंस आएंगी। अभी जो हम बोल रहे हैं कि इंडस्ट्रियल 4.0 है, तो इसके अंदर ये जो निकल के आने इतने सारे इनोवेशंस होंगे, इतने सारे इनोवेशंस होंगे, इतनी सारी चीजों के जो गैप्स हैं वो सब प्लग होंगे, राइट? सो देयर विल लॉट मेनी न्यू थिंग्स, न्यू आइडियाज आर गोना कम। जो पुराने वाली चीजें हैं, आज कोई दुकान खोल के बैठा हुआ है, कोई एक मैन्युफैक्चरिंग खोल के बैठा हुआ है, कोई 50 साल से काम कर रहा है, कोई 60 साल से काम कर रहा है, तो इनके बिजनेस नहीं चलने वाला है जब तक ये इनोवेट नहीं करेंगे। एंड द न्यू जनरेशन इज गोना इन्फोर्स इट, राइट? अगर आप जाके आपके पापा के बिजनेस कहेंगे, पापा नहीं 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 ये चीज नहीं, आप इस तरह से होगा, राइट? तो ये सब चीजें होंगी। अगर मेरे को चीजें करनी है, मैं ये चीज, तो अगर दुकान पे यूपीआई नहीं है, मैं तो स्किप कर जाऊंगा दुकान। एग्जैक्टली। चाहे टेक्नोलॉजी अपना अपना काम कर रही है, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा काम कर रही है, स्टूडेंट्स के पास एक्सेस बहुत है, बट उसकी एक दूसरी साइड भी है। आई वुड लाइक टू गो इनटू दैट कि लाइक लोग नेटफ्लिक्स पे लगे रहते हैं, गलत साइट्स पे जाते हैं। प्लस में ऑफलाइन वर्ल्ड में भी चीज है, लाइक पहले इतना एक्सेस नहीं होता था, पहले माँ बाप थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड रखते थे बच्चों को, अब नहीं रखते, थोड़ा फ्रीडम है, तो बच्चे उस साइड भी गलत जाते हैं। उस पर भी थोड़ा सा देखिए, हर चीज की ना एक लिमिट है, राइट? जब आप एक लिमिट को क्रॉस कर लेते हैं, देन यू गेट द रियल चीजें आपको समझ में आने लग जाती है, ठीक है? आप जैसे हम अपने टाइम में देखते थे कि हाँ मूवी देखना है, एग्जामिनेशन डेज में मूवीज बहुत अच्छी लगती थी, तो फिर हम क्या करते थे कि 2 दिन 3 दिन ना इकट्ठा मूवी देखते थे कि मूवी से ना मन भर लेते हैं, ठीक है ना? फिर पढ़ाई में मन लगने लगेगा, राइट? तो यही कहानी है कि आप एक चीज के लिए अगर हम किसी को मना करेंगे ना, तुम ये मत करो, तुम ये मत करो, उसका ना वो क्यूरियोसिटी होती है कि मैं वही काम करूं, ठीक है? आप उसको फ्री छोड़ दें, लेट हिम डू व्हाटएवर ही और शी वांट्स टू डू, राइट? फिर वो देखिएगा आप, वो फिर वो चीजों को, उसकी जो एक यूटिलिटी है ना, एक मार्जिनल यूटिलिटी कर्व होता है, जो अगर आपके पास उसकी चीजों की मिल जाती है, तो उसमें मार्जिनल यूटिलिटी कर्व आपका ड्रॉप होने लगता है, ठीक है ना? आपको फिर अच्छे नहीं लगता है। आपको मर्सिडीज तभी तक अच्छी लगती है जब तक आपके पास नहीं होती है, ठीक है? द वंस यू गेट ए मर्सिडीज, तो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है, आपको फिर वो कोई बहुत ज्यादा फैसिनेट नहीं करती है, ठीक है? आपको कोई बहुत ज्यादा अलग से कोई कंफर्ट नहीं देती है, ठीक है ना? तो फिर वो एक आपका वैसे ही एक सिंपल कार की तरह हो जाती है, राइट? सो इट डिपेंड्स, राइट? जो चीजें नहीं मिलती है उसको आप लेना चाहते हो, जो मिल जाती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। सो ये सारी चीजें हैं। तो आज आपके पास है, बच्चे मैच्योर हो गए हैं, दे नो व्हाट इज गुड, व्हाट इज नॉट गुड फॉर देम, राइट? तो अब उनको एक प्रॉपर तरीके से चैनलाइज करने के लिए, उनको प्रॉपर प्लेटफॉर्म देने के लिए है, उनको अपॉर्चुनिटीज देने की बात है। अगर आप कहीं पे अपॉर्चुनिटीज नहीं देंगे, अगर आप फिर उनको रोकेंगे कि यहाँ मत जाओ, राइट? अगर आपने आपने एक रूम बनाया, अब आपने रूम बनाया तो आप बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी दें कि यस देयर इज अ डोर एंड द डोर इज लोकेटेड द राइट प्लेस, राइट, फ्रॉम वेयर द स्टूडेंट कैन एक्सेस एंड गो। अगर उसको डोर प्रॉपर तक नहीं मिलेगा, आपने डोर बंद कर दिया, द टीचर इज द स्टूडेंट इज गोना बार्ज फ्रॉम द विंडोज, ठीक है ना? वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ गलत करेगा, राइट? आप उसको रोक नहीं सकते। सो नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट टू टेल स्टूडेंट्स नॉट टू बार्ज फ्रॉम द विंडोज, बट provide the right kind of an opportunity, the right kind of windows and doors which is required for them. So that is more important thing, ठीक है? बच्चे को एक सही चीज उसके सामने परोसना और उसको बताना कि ये सब चीजों की ये बेनिफिट्स हैं. This is, I guess, everyone should do, right? As a parents, as in teachers, as in if a big brother to anyone, तो आपके कोई siblings हैं, उनको आप यही guidance अगर देंगे तो then they will be in the right track, I guess, right? हम उसको criticize करेंगे, उसको रोकेंगे, उसको हर चीज के लिए वो टोकेंगे तो the things are not going to work in that direction. So the thing is, उसको दिखाएं, उसको एग्जाम्पल दिखाएं, उसको चीजें दिखाएं, उसको मोटिवेट करें. सो दिस आर द थिंग्स, आई गेस, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं और कंपटीशन का बहुत जमाना है. आपको आपके रोबोट्स और एआई इनेबल्ड मशीन्स आपके साथ compete करेंगे. सो जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, हाउ यू गोना रिलैक्स योर माइंड, और माइंड को किस तरह से ट्रेन करना है, इस चीज के लिए आपको इमोशनल क्वेश्चन, इंटेलिजेंट क्वेश्चन के साथ साथ सोशल क्वेश्चन, ये एजुकेशन 4.0 के पार्ट है. सो द मेजर थिंग इज लाइक अब जो हमारा प्लानिंग है एक मेडिकेशन हॉल बनाने की है, तो एक स्पिरिचुअलिटी, बिकॉज द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज गोना बी एडेड इनटू एजुकेशन इज अ स्पिरिचुअल क्वेश्चन. ठीक है, तो क्यों हमारे एंसेस्टर्स जो थे वो इतने लर्नड लोग थे, इनको सारी चीजें पता थी. सूर्य की, चाहे वो हमारे हनुमान चालीसा के अंदर उसमें नापी हुई है, उस चीजें की हुई है. तो ये चीजें जो साइंस आज करके दे रही है, तो वो पता नहीं हम पूर्वजों ने कब से बना रखा था. सो दैट वाज देयर.
तो अब उस चीज के अंदर वापस जाने की चीजें हैं, अपने माइंड को कैसे रिलैक्स करना है, और आपके पास सब कुछ है, इंसान के पास इतनी पावर है, अगर उसको प्रॉपर यूज करे तो ही और शी कैन डू एनीथिंग। तो अब उसी चीज को जानना दोबारा है, राइट? तो शायद हम वो भूल गए हैं। सो like what I got is it's better to educate rather than restrict. यस, like educate कर देंगे तो वो यूजफुल like अगर मैं इंसान बहुत simple इंसान अपनी अगर पावर्स को समझ ले और जान ले तो दे कैन डू वंडर्स। अगर मैं इसको लाइक बहुत सिंपल से एग्जांपल दूं, बच्चा नेटफ्लिक्स चला रहा है, उसे बोल दो ठीक है तो नेटफ्लिक्स चला रहे हैं, लेकिन ये देख अनअकैडमी पे देख यहाँ पे कोर्सेज है, या फिर यूडेमी पे जा ये देख यहाँ पे कोडिंग सीख सकता है। लाइक इट्स बेटर टू एजुकेट, क्योंकि फिर वो बंदा कभी ना कभी तो जाएगा, कभी ना कभी तो भाई आपकी रिक्वायरमेंट्स कहाँ हैं, क्या चीजें हैं, you know, sometimes when we watch a movie, you know, it is not like that every time you're wasting your time in getting into this particular sites. Now the people are making a lot of money into entertainment. आने वाले टाइम में क्या चीजें चलने वाली हैं, आने वाले टाइम में जो चीजें चलने वाली हैं which is related to mind. So जो पुरानी generations आपकी गई हैं, that is all, you know, people have done something to make your you know body at rest, right? आपको गाड़ी मिली, आपको यू नो इंटरनेट मिला, आपको और चीजें मिली, सो ये सब चीजों से ना आपका बॉडी एट रेस्ट तो आई, बट व्हाट अबाउट माइंड? वो नहीं है। ठीक है, अब माइंड के लिए किन चीजों की जरूरत होगी? ठीक है ना, मेडिकेशन चाहिएगा, आपको स्पास चाहिएंगे, आपको ये सब चीजें चाहिएंगी, आपको म्यूजिक चाहिएगा, आपको एंटरटेनमेंट चाहिएगा। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर गोना स्टे, यू नो। तो स्पिरिचुअलिटी चाहिएगी, so you will need to have that kind of an, you know, connect with each and every substance. तो वो जब सब्सटेंस से बात कर सकेंगे आप उसको, you know, तो एक हर चीज की एक वेवलेंथ है, तो उसको टच करेंगे। तानसेन जब गाता था तो बारिश क्यों हो जाती थी, you know, that was a connection, you know, he was able to strike that kind of an wavelength जिससे बारिश हो जाती थी। ठीक है, आपके ऑस्ट्रेलिया में जो ओपरा से जो बजा था कांच टूटता है, तो वो क्यों हुआ था? There was a frequency मैच कर गई थी। So everything is a frequency, is a wavelength. So and we have that kind of a system. अगर आप चीज करेंगे, बहुत से इंस्टीट्यूशंस में I've heard it and seen it that they're working on this, you know, meditation. आपको एक मेडिटेशन हॉल बनाते हैं, चीजें करते हैं, the student been asked to meditate. जैसे ही आपका इंडक्शन प्रोग्राम होगा, यू विल बी सेंड टू द यू नो मेडिटेशन हॉल, आप वहां पे जाएं, यू विल बी गिवन जस्ट लाइक थोड़ा बहुत खाने का देंगे, देन यू विल बी हैविंग द इंटरवल एंड देन यू नो, हाँ, तो आप अपना बैठे अंदर ध्यान करें, अपने चीजों के बारे में सोचें, व्हाटएवर इट इज, सो यू विल फील मोर लाइटर। क्योंकि ओवर टाइम अगर हम देखें भी तो हमारा फिजिकल स्ट्रेस से काफी ज्यादा मेंटल स्ट्रेस पे पहुंच रहे हैं। आपका मेंटल स्ट्रेस ज्यादा है फिजिकल स्ट्रेस से, ऑब्वियसली, क्योंकि हम मेंटली अब ज्यादा काम करते हैं। यस, और पर लेकिन मेंटल को रेस्ट उसको चीज के लिए कुछ भी नहीं करना आता है, ठीक है ना। तो आप जो भी चीजें करते हैं पर लेकिन आप मेंटल रेस्ट के लिए कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। सो दिस इज गोना बी द मेजर रिक्वायरमेंट इन टाइम्स टू कम। ओके सर, दिस इज समथिंग आई बोरो फ्रॉम लाइक हिंदू पास्ट और समथिंग लाइक दैट, लाइक कन्वर्सेशन से, लाइक मुझे लगता है किताबों से होती है एजुकेशन, और भी चीजों से होती है, बट सबसे ज्यादा कन्वर्सेशन तब, सबसे ज्यादा एजुकेशन तब होती है जब एक अच्छे बंदे से बात कर रहे हो। सबसे ज्यादा एजुकेशन हम कैसे लेते हैं? घर वालों से बात करके, टीचर से बात करके, ऐसे करके। एंड इस कन्वर्सेशन से मुझे कुछ काफी कुछ सीखने को मिला। एंड आई एम डन विद माय क्वेश्चंस। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। No, thank you. Just live your life and अच्छे से जिए, और आपका आने वाला टाइम आपका, you are still your first year and मैं बस यही कहूँगा कि जब आप यहाँ से निकलें, and I guess you will change the perception of the students when you want to interact with your peer group. आप उनसे बात करें, आप उनको चीजें दिखाएं, आप उनको बताएं कि how the things are gonna change. और बिकॉज मैं जो समझता हूँ, क्योंकि जो यंगस्टर्स हैं दे गोना ब्रिंग चेंज, राइट। हम कोशिश कर रहे हैं अपने तरीके से, और जितना भी चेंज हम लेके आ सकेंगे सोसाइटी में, बट ईच वन ऑफ अस आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल, यू नो, फॉर योर ओन नेशन, फॉर योर फैमिली, फॉर योर सेल्फ, राइट। तो वी कैन नॉट मेक एक्सक्यूजेस। तो और हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये कोई और आपके लिए करके देगा। तो आपको अपनी जिम्मेवारी खुद लेनी है, और जो चीजें गलत हो रही हैं, they have to report it, और you cannot sit idle. So this is what I believe in,
तो कई बच्चे ये सोचते हैं कि जी हमें ये चीजें नहीं मिल रही हैं और ऐसा ऐसा होता है, क्यों ऐसा नहीं हो रहा है, हमें तक चीजें नहीं पहुंच रही है। बट यू कम फॉरवर्ड, नो, चीजें बताएं, अपने डेस्परेशन शो करें कि अगर ये चीजें नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही है, राइट? सो हु इज स्टॉपिंग इट? ठीक है, क्योंकि हमारी तरफ से तो नल खुले हैं, तो अब वो वहां तक पानी नहीं पहुंच रहा है, कहाँ पे दिक्कत है? यू हैव टू बी आवर ईयर्स एंड आईज, right? So you're going to tell us that this is what the problem is, and you know, so that कि जो हम सोच रहे हैं, जिस विजन से हम सोच रहे हैं, the things will be aligned in the fastest way possible. यंग बच्चे प्रॉब्लम्स ला सकते हैं, लेकिन सॉल्व दोनों को मिलकर करनी पड़ेगी, यंग एंड ओल्ड। Yes, तो you know, आज बच्चे सिर्फ प्रॉब्लम्स लेके ना आए, सॉल्यूशंस भी लेके आए। हाँ। ठीक है, मैं ये कहूंगा कि जब एक बच्चे के पास प्रॉब्लम है तो उसके पास सॉल्यूशन भी होता है। आई थिंक वो ठीक है, बट लाइक बड़ों का ऑब्वियसली जरूर। Yes, why not? That is always there. I hope I was a good host. Yes, definitely. I loved being questioned. Yes, thank you for having me. Thanks.